Good afternoon, students. In this lecture, we are going to learn about the features, meaning, and features of oligopoly. Okay, this topic has been introduced newly in the last year textbook. This topic was not there. Okay, so we'll be paying attention while learning this topic because there is a possibility that they might ask this question in the board exam. Okay, see, about perfect competition we have learned that there are large number of buyers and sellers. Okay, for perfect competition we know that there are large numbers of buyers and sellers. Then we have learned about the monopoly where there is a single seller and large number of buyers. Okay, perfect competition में बहुत सारे sellers, बहुत सारे buyers. मोनोपोली में एक सेलर, बहुत सारे बायर्स. यहाँ पे फ्यू सेलर्स रहते हैं, मतलब ज़्यादा करके लोग जो ये कमोडिटी, जो इस मार्केट में जो कमोडिटी है वो ज़्यादा फॉर्म्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया. सीमेंट कंपनीज लाइक अंबुजा सीमेंट, LNK सीमेंट कंपनीज अलग अलग. फार्मा सेक्टर जो मेडिसिन बनाती है जैसे कि सिप्ला एंड ऑल दैट. ओके, देन ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स बनाती है छोटे छोटे. तो ये सारे जो इंडस्ट्री है आपको इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा. ओके, बिकॉज इसमें इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हेन यू आर एंटरिंग द फॉर्म इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है. तो इसीलिए ज़्यादा लोग इस मार्केट में सेलर्स जो होते हैं इस मार्केट में ज़्यादा करके नहीं रहते हैं. ओके, ऐसे नहीं है कि सेलर्स नहीं रहते हैं, बट वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एज कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरिजन में, ओलिगोपोली में कम सेलर्स रहते हैं. ओके, अभी वील सीइंग द मीनिंग, देन विल बी सीइंग द फीचर्स. सो इट इज़ अ मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट है वे देर आर फ्यू फॉर्म्स मतलब इंडस्ट्री हो गए जो बनाते हैं गुड्स, तो बहुत कम है इन द मार्केट. प्रोड्यूसिंग आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, या तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाएंगे या तो वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएंगे. से फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, अब ये जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ये अलग अलग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, जैसे कि इंटरनेट सर्विस सब देते हैं. देन सीमेंट कंपनीज, देन फार्मा सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल. ओके, नाउ लेट अस सी द फीचर्स. द फर्स्ट फीचर इज फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स. मतलब जो ओलिगोपोली मार्केट है वहाँ पे फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स रहते हैं. अभी ये जो फ्यू फॉर्म्स ये डोमिनेट मतलब रूल करते हैं मार्केट को. ओके, डोमिनेट करते हैं मार्केट को और कंट्रोल करते हैं प्राइस में. ओके, तो फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स, यहाँ पे फ्यू फॉर्म्स होते हैं और सेलर्स होते हैं जिसकी वजह से ये मार्केट को डोमिनेट करते हैं एंड प्राइस को कंट्रोल इन द सेंस ये डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को. ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स रहेंगे, वो अपने अपने प्राइस, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेंगे. से फॉर एग्जांपल यू कैन सी सीमेंट कंपनीज, वो अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करेंगे. दूसरे सीमेंट कंपनीज अपने प्राइस को डिटरमाइन करेंगे क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं ओके मार्केट में और डोमिनेट करते हैं बिकॉज दे आर द फ्यू सेलर्स. ओके, so under oligopoly there are few firms or sellers. Abhi these few firms dominate the market and enjoy considerable control over the price of a product. Now let us see interdependence. अभी interdependence इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अगर एक फर्म कोई एक्शन लेगा तो दूसरा फर्म भी एक्शन लेगा, क्योंकि अगर एक ने अपना प्राइस कम किया, ओके, अगर वो प्राइस कम कर रहा है तो डिमांड के अकॉर्डिंग सारे जो डिमांड होंगे वो उसकी कमोडिटी के लिए ज़्यादा होंगे, उसके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा होंगे. तो उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा कि वो ऐसा डिसीजन ले कि जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा हो और जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स है उनको भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर उसने प्राइस कम किया तो बाकी सारे कॉम्पिटिटिव फर्म्स भी प्राइस कम करेंगे तो डिमांड तो सबकी उतनी ही रहेगी. तो ये बहुत सारे लॉजिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल डिसीजंस होते हैं जो फर्म्स लेते हैं, जो बड़ी बड़ी एक्चुअल में कंपनीज होती है. ओके, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है. अभी इंटरडिपेंडेंस क्योंकि सेलर्स को बहुत कॉशियस होना पड़ता है. कॉशियस मतलब केयरफुल होना पड़ता है. द सेलर हैज़ टू बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन. मतलब वो कोई भी एक्शन ले रहा है तो उसके लिए उसको बहुत कॉशियस होना पड़ता है.
सिंस देर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, मतलब बहुत कम सेलर्स है, एज देर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, इफ़ एनी फर्म मेक चेंजेस, मतलब अगर कोई भी फर्म चेंजेस करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस या इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग या इन टर्म्स ऑफ ग्रेडिंग, कोई भी लेके, तो ऑल द अदर इंडस्ट्रीज़, मतलब बाकी जो इंडस्ट्री है वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्यों? कंपटीशन में बने रहने के लिए। ओके क्योंकि अगर इसने प्राइस कम किया, आप देखोगे भी कि अगर आपको कोई भी कमोडिटी का प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करती है तो बाकी सारे कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई 100 मिलीलीटर एक्स्ट्रा देता है तो बाकी सारे कंपनीज भी 100 मिलीलीटर एक्स्ट्रा देने लगती है। ये सब टेक्निक होती है जिससे आप अपने प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ाएं और प्रॉफिट अर्न करें। तो इसमें इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है क्योंकि फ्यू सेलर्स है, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चर, उनको बहुत कॉशियस होना पड़ता है, बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो सामने वाले फर्म भी वही डिसीजन लेंगे। इसीलिए वो ऐसा डिसीजन ले कि जिससे उनकी जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो वो कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं। ओके सो एज देर आर फ्यू सेलर्स, इफ़ एनी फर्म मेक चेंजेस, ऑल द फर्म ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम, मार्केट में बने रहने के लिए, कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए। ओके नाउ दूसरा है एडवर्टाइजिंग। आज के ज़माने में एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ एन वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। जितना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जाएगा, इसीलिए वो वर्ड यूज़ करते हैं एग्रेसिव, मतलब एकदम ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं, और जितना ज़्यादा एडवर्टाइज होता है प्रोडक्ट्स उतने ही बिकते, क्योंकि कंज्यूमर जो रहता है, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट के बारे में सुना रहता है, देखा रहता है, वही प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करता है एज़ कम्पेयर टू जो प्रोडक्ट उसने देखा या सुना नहीं रहता है। ओके सो एडवर्टाइजिंग इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एडवर्टाइजिंग एक तरीके का पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इन द हैंड ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। जो ओलिगोपोलिस्ट रहते हैं उनके हाथ में एक एडवर्टाइजिंग इंस्ट्रूमेंट है पावरफुल, जिसके ज़रिए वो अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करते हैं और अट्रैक्टिव मतलब कुछ नया कोशिश करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को। तो अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करना, और अट्रैक्टिव मतलब कुछ ऐसा करना कि जो कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट, इसकी वजह से वो क्या करेंगे, ज़्यादा मार्केट को कवर करेंगे। ज़्यादा मार्केट को कवर करना मतलब ज़्यादा लोग उनकी कमोडिटीज़ को परचेस करेंगे। Okay, so advertising is a powerful instrument in the hand of oligopolist. The firm under oligopoly can start aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing a large part of a market. तो advertisement, I hope you all have understood. Now entry barriers. अभी oligopoly में क्या है, you all can एग्जिट द फर्म, मतलब आप छोड़ सकते हो लेकिन एंट्री जल्दी नहीं कर सकते, ईजिली एंट्री नहीं पॉसिबल है। इफ़ यू वांट यू कैन ईजिली एग्जिट द फर्म इंडस्ट्री, सॉरी। ओके सो एंट्री बैरियर्स, फेस सर्टन एंट्री बैरियर्स। अभी एंट्री बैरियर्स किस टर्म में, गवर्नमेंट लाइसेंस देना पड़ता है, पेटेंट मतलब ये कमोडिटी मैं ही बनाती हूँ और ये कमोडिटी में जो भी यूज़ हुआ है वो कोई और, मतलब जो भी प्रोसेस यूज़ हो वो कोई और नहीं फॉलो कर सकता। तो ये सारे बैरियर्स है जिसके वजह से एंट्री इतना इजीली नहीं है। एंड अगर फर्म लॉस में जा रही है या डिज़ोल्व हो रही है तो वो इजीली एग्जिट कर सकती है। सो एंट्री बैरियर्स में दे फेस सर्टन एंट्री बैरियर्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट, एंड वेर इज इट इज़ कंसर्न टू एग्जिट दे कैन ईजिली एग्जिट द market. Okay, once I'll read the textbook. The firm can easily exit from the industry whenever it wants, मतलब वो easily छोड़ सकती है, बट हैज़ टू फेस सर्टन एंट्री बैरियर्स। लेकिन एंट्री करते वक्त उनको बहुत सारे बैरियर्स, किस फील्ड, किस टर्म में, पेटेंट लाइसेंस हो गया, सॉरी गवर्नमेंट लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे बहुत सारे रूल्स होते एक प्रोडक्ट के। कंपनी जब एक प्रोडक्ट बनाती है तो ये सारे रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते, इसीलिए इतनी इजीली आप इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हो। ओके लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब सेम नहीं रहते हैं। सो इन टर्म ऑफ साइज़, मतलब या तो सम फर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या सम फर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ओके यूनिफॉर्मिटी किस में है, इन टर्म्स ऑफ साइज़। कैसे, सम फर्म्स आर टू स्मॉल एंड सम फर्म्स आर टू बिगर। देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द फर्म इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। सम फर्म्स मे बी स्मॉल वाइल अदर मे बी इन बिगर साइज। ओके देन अनसर्टिनिटी, सी कोई भी मार्केट होता है, कोई भी बिजनेस होता है, उसमें लेवल ऑफ सर्टिनिटी रहती है। लेकिन इस लेवल ऑफ सर्टिनिटी मतलब पॉसिबिलिटी ये ही हो सकता है, लेकिन इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टन है।
ओके तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, मतलब रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है, आप कभी भी निकल सकते हो, आपको कभी भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है, कभी कभी अगर 3-4 फॉर्म से तो 2 एक साथ मिलके स्ट्रांग हो जाएंगे एंड बाकी थर्ड पार्टी को ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो इस फॉर्म में, इस मार्केट में अनसर्टेनिटी फैक्टर ज़्यादा है। सो इन दिस अनसर्टेनिटी, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज हाई। क्यों हाई है? डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न, डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न कैसा भी? ये बिहेवियर पैटर्न किसका है? सेलर्स का है, ओके प्रोड्यूसर्स का है, क्योंकि बिजनेस इन टूडेज वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एज कम्पेयर टू अर्लियर। ओके सो राइवल, राइवल मतलब दो कॉम्पिटिटर्स, ओके दो से फॉर एग्जाम्पल सी यू कैन टेक एन वेरी गुड एग्जाम्पल वोडाफोन एंड आइडिया। ओके ये दो अलग अलग राइवल्स है, लेकिन अब ये दोनों एक हो गए हैं। ओके अब क्यों एक हो गए? ताकि और स्ट्रांगली कॉम्पीट करने के लिए। यू कैन सी द लेटेस्ट एग्जाम्पल, ओके राइवल में जॉइन हैंड एंड ट्राई टू फाइट, मतलब ये दो राइवलरी कंपनीज एक साथ आके और फाइट कर सकते हैं। फाइट करना मतलब कॉम्पीट करना। ओके so I hope you all have understood about an oligopoly. This is a new concept, okay it can be asked in the exam. If you all have any doubt in respect of feature, in respect of meaning, you all can ask me without any hesitation.